हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं। आज की जो हमारी वीडियोस के बुक का नाम है MGPE8। इसको शांति और संघर्ष समाधान का गांधीवादी दृष्टिकोण भी बोलते हैं। आज हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको और किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। आर्ट संयुक्तता से लड़ने के लिए गांधी द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न समाधानों का विश्लेषण कीजिए। देखिए, असहिष्णुता को आप इंटॉलरेंस या फिर इंटॉलरेंस जो होता है, फिर असहनीय जो होता है जिसको हम सहन नहीं कर सकते वो भी बोलते हैं। तो आगे उत्तर में बता रहे हैं कि इसके गांधी जी ने कुछ समाधान बताए हैं, जैसे कि फर्स्ट आपका स्थानीय समाधान, फिर है व्यक्तिगत जागरूकता, फिर है सूचना प्राप्त करना, फिर है विधि और शिक्षा। गांधी जी का मानना था कि सहिष्णुता के उद्देश्य को महसूस करना ही असहिष्णुता को आमंत्रित करना। उनको कहने का मतलब, अगर आप कोई चीज़ सह लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने उस चीज़ों को आमंत्रित करा है जो असहनीय योग्य हैं। समाज में अधिकतर जो प्रदर्शित होता है वह दमन का ही कारण बनता है। हमें सहिष्णुता की नीतियों को विस्तारित करने की आवश्यकता है। इन नीतियों की अभिव्यक्ति हमारे प्रवृत्तियों, मतों या विचारों के माध्यम से की जा सकती है। स्थानीय स्तर पर संघर्ष का समाधान करने के लिए एक उपयुक्त उपाय है। इस प्रकार असहिष्णुता के प्रभाव को रोककर समाज में सामंजस्य का वातावरण तैयार किया जा सकता है, जिसे शांति स्थापना के लिए परम आवश्यक समझा जा सकता है। असहिष्णुता ही असहिष्णुता को जन्म देती है। गांधी जी का मानना है कि किसी भी समाज में असहिष्णुता सामान्यतः इस व्यक्तिगत सदस्यों की सहिष्णुता होती है। धर्मांगता, रूढ़िबद्ध धारणा, कलंकित बातें और नस्लीय मजाक आदि असहिष्णुता के व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों के उदाहरण हैं। यह सत्य है कि कुछ लोगों को प्रतिदिन इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस स्थिति में व्यक्ति को उनके व्यवहार और समाज के व्यापक अंधविश्वास के बीच संबंधों की उचित जानकारी होनी चाहिए। असहिष्णुता से लड़ने के लिए व्यक्तिगत जागरूकता एक उपयुक्त उपाय है। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी करने के लिए दूसरे का शोषण करना एक भयानक स्थिति होती है। इस कार्य में असहिष्णुता को बल मिलता है। लोगों के ऐसे कार्य से समाज में घृणा फैलती है। अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए लोग गलत सूचनाओं को पूर्वग्रहों का सहारा लेते हैं। ऐसे स्थिति में लोगों को अपने विचारों को विकसित करना चाहिए ताकि तथ्यों के बीच अंतर को ठीक तरह से समझ सके। असहिष्णुता की रोकथाम के लिए राज्य सरकार पर अधिक भार होता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय, मानवाधिकार आयोगों के विरुद्ध शिकायत सुनने वाले अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायतों को रखने का अवसर प्राप्त हो। इससे लोगों को उचित न्याय मिल सके। इसके अतिरिक्त शिक्षा से संपूर्ण जीवन का अनुभव होता है। शिक्षा के द्वारा लोगों के बीच मानव अधिकार से संबंधित जानकारियों का विस्तार करना आवश्यक है। इसके लिए शिक्षा को और अधिक बेहतर करने की आवश्यकता है। देखिए, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ओवरऑल क्या समझाया गया है, जो असहनीय चीजें होती हैं उसको सहन नहीं करना चाहिए और लोगों को शिक्षा के माध्यम से ही लोग इसमें जागरूक बनते हैं। और इसमें बताया गया कि जो राज्य है, जो सरकार है, उसका कर्तव्य है कि अपने लोगों के मानव अधिकार, न्याय उनको उचित रूप से दिला सके और उनकी जो भी शिकायतें हैं उसको सही रूप से सुन सके। और असहिष्णुता जो होती है, जो इंटॉलरेंस होता है, इसमें क्या होता है कि लोगों का दमन किया जाता है, लोगों का शोषण किया जाता है और जो लोग इन्हों को सहते हैं उन्हों के साथ और ज़्यादा किया जाता है। इस क्वेश्चन में ओवरऑल यही बताया गया है। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, समुदाय शांति के लिए अहिंसा और क्षमाशीलता अनिवार्य है। क्या आप गांधीवादी विचारधारा से सहमत हैं? और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सामुदायिक शांति पर गांधी के दृष्टिकोण के बारे में बताइए। देखिए, इसका आंसर पढ़ते हैं अब। बोले कि ये सत्य है कि समुदाय शांति के लिए अहिंसा और क्षमाशीलता अनिवार्य है। अहिंसा गांधीवादी विचारधारा का आधार है और इसका अर्थ है सत्य की प्राप्ति। गांधी जी का मानना है कि हिंसा करना जानवरों का स्वभाव है, परंतु अहिंसा मानव की प्रकृति है। निसंदेह हिंसा को रोका जा सकता है।
गांधी जी निम्नलिखित कारणों से हिंसा के विरोध हैं और नीचे पॉइंट लिखे गए हैं। फर्स्ट है सामुदायिक शांति का संबंध गांधी जी के सामान्य सामाजिक और राजनीतिक विचारों से है। शांति और विश्व के मामलों के प्रति उनकी विचारधारा की जड़ें व्यक्ति, समाज तथा राज्य के विषय में उनकी मान्यताओं में है। गांधी जी विचार में अलौकिक और सामाजिक सिद्धांत के साथ धार्मिक मूल्य और राजनीतिक कार्यनीति भी शामिल है। निसंदेह सामुदायिक शांति की सोच राजनीतिक और नैतिक और भौतिकता व आध्यात्मिकता की प्रधानता पर निर्भर करती है। उनका मानना है कि सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा सर्वोत्तम साधन है। गांधीवादी विचारधारा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधनों की पवित्रता भी शामिल है। सामुदायिक शांति के प्रति गांधी का दृष्टिकोण शांति सकारात्मक और रचनात्मक सामाजिक व्यवस्था की सूचक है। शांतिपूर्ण समाज में व्यक्ति, समूह और समाज आपसी सहयोग और सहायता के साथ रहते हैं। व्यक्ति अपनी समस्याओं को वार्तालाप के माध्यम से समाधान करते हैं। वस्तुतः सत्य और शांति समान है। गांधी जी का मानना है कि शांति का मार्ग सत्य का मार्ग है। सत्य पर आधारित शांति स्थिर होती है और यह व्यक्ति एवं समाज की प्रगति में सहायक करती है। इसके अतिरिक्त शांति और न्याय भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गांधी जी के अनुसार संघर्ष मानसिक भ्रम, अज्ञान और पूर्वग्रहों की उपज है। यह जीवन के सामान्य प्रवाह में अस्थायी विसंगतियां हैं और इसे रचनात्मक वार्तालाप से दूर किया जा सकता है। संघर्ष समाधान के दौरान सोच परिवर्तन की आवश्यकता होती है। गांधी जी का यह भी मानना था कि मनुष्य शांति प्रिय होता है और ऐसे व्यक्तियों से निर्मित समाज भी शांति प्रिय होता है। संघर्ष समाधान की गांधीवादी विचारधारा शांतिपूर्ण समाज की पक्ष घर है जिसमें स्थायी शांति निहित होती है। देखिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है विश्व संघ और शांतिपूर्ण विश्व के गांधी जी के विचार का वर्णन कीजिए। गांधी जी का मानना था कि विश्व शांति स्थापना के लिए स्वतंत्र राज्यों के लिए एक विश्व संघ का निर्माण करना आवश्यक है। उनकी विश्व सरकार का विचार परंपरागत विचारों से ऊपर की सोच है। इसका कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का आधार वास्तविक शांति की स्थापना के लिए शर्तों से भिन्न है। गांधी जी इन संरचनाओं को परिवर्तन करके शांति स्थापना के अनुकूल बनाना चाहते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल सम्मेलनों के आयोजनों से शांति की स्थापना संभव नहीं है। इसी प्रकार के परिवर्तन वह राष्ट्रों की भाषा और राष्ट्रीय संघ के संबंध में भी लाना चाहते थे। इसका कारण यह था कि इनमें अहिंसा की भावना का अत्यधिक अभाव था। वस्तुतः वह संस्थाएं अपने निर्णय को दूसरे पर बलपूर्वक थोपना चाहती थी जिससे स्थायी शांति की कामना करना असंभव था। गांधी जी इन संस्थाओं के लिए अहिंसात्मक तरीकों को अपनाना चाहते थे। इसकी असफलता का मुख्य कारण हिंसा प्रयोग ही है। अंततः कहा जा सकता है कि गांधी के विचार से विश्व संघ की पद्धति अहिंसात्मक होनी चाहिए। गांधी जी का यह मानना था कि राजनीतिक शक्ति मूलक होती है। शक्ति प्रतिस्पर्धा के लिए मार्ग तैयार करती है और प्रतिस्पर्धा हिंसा में बदल जाती है। अंततः कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक बल प्रयोग के चारों ओर चक्कर लगाती है। विश्व शांति के संबंध में गांधी का विचार था कि शांति तब तक नहीं आएगी जब तक महाशक्तियां स्वयं अपने आप निशस्त्रीकरण के विषय में निर्णय नहीं ले लेती। गांधी जी का यह भी मानना था कि एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र को अपने अधीन करना युद्ध जैसे वातावरण तैयार करना है। यह तय है कि युद्ध संगठित संघर्ष का परिणाम होता है और इसमें स्थायी शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। केवल सैनिक शक्ति के माध्यम से कमजोर राष्ट्र को भयभीत या दमित नहीं किया जा सकता। भय और शोषण के वातावरण में विश्व शांति की स्थापना संभव नहीं है। बड़े राष्ट्र को अपनी शोषण की इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए ताकि विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न ना हो। उपयुक्त तथ्यों के अतिरिक्त विश्व शांति की स्थापना के लिए विवादित मुद्दों का विचार विमर्श द्वारा समाधान किया जाना चाहिए। पक्षों की सहमति से ही विश्व शांति की कल्पना की जा सकती है। अंततः उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन।
उत्तरांचल प्रखंड कभी घने जंगलों से ढका हुआ था, लेकिन पेड़ों की कटाई से इन क्षेत्रों में वन नष्ट हो गए थे। प्रारंभ से ही लोगों द्वारा सरकार की वन नीति के विरोध को गांधी जी कांग्रेस के साथ मिलकर देखा जाता था। उस समय बड़े उद्योगपति और ठेकेदारों को पेड़ कटाई के ठेके रियायती दरों पर दिए गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने वन सरकारी सहकारी समितियां बनाकर सरकार की इस नीति का विरोध किया था। इसके निम्नलिखित कारण थे। खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी प्राप्त करना कठिन हो गया था। सेकंड, बरसात का पानी बह जाने से झरने सूखने लगे थे। परिणामतः इन क्षेत्रों में बाढ़ आने लगी। भूसंकलन होना प्रारंभ हो गया था। इस क्षेत्र की स्थानीय महिला जागरूक थी, क्योंकि वह शराब विरोधी अभियान से सक्रिय भागीदारी कर रही थी। पहला पॉइंट है सरकार की दोहरी नीति। सरकार ने एक फैक्ट्री के लिए चमोली जिले के वनों से पेड़ काटने के लिए सरकारी ठेका दे दिया था, लेकिन उसी सरकार ने एक स्थानीय कंपनी को उसी वन से कुछ पेड़ काटने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है चंडी प्रसाद भट्ट। यह दसोली ग्राम सर्वोदय मंडल एक छोटे स्थानीय संस्था के एक सर्वोदय कार्यकर्ता थे। इस संस्था के कार्य थे, पहला है, ग्रामीणों ने ठेकेदारों से पेड़ ना काटने का अनुरोध किया, लेकिन जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो ग्रामीणों ने पेड़ों से चिपकना प्रारंभ कर दिया। सेकंड है, पेड़ों से चिपकने की इस कार्यवाही को चिपको आंदोलन की संज्ञा दी। परिणाम, चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा पेड़ों को काटने से बचा लिया गया और ठेकेदारों को वापस लौटाने के लिए मजबूर कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है रैनी गांव का आंदोलन। एक साल के बाद रैनी गांव में चिपको आंदोलन को दोहराया गया। इस आंदोलन में गांव की महिलाओं ने मांग की कि ग्रामीणों के कस्बों में अधिकारियों के समक्ष जंगलों की नीलामी का विरोध किया गया। इस आंदोलन का महत्व 51 वर्षीय एक वृद्ध विधवा गौरा देवी द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के द्वारा महिलाओं का नारा था, यह जंगल हमारा मायका है, हम पूरी ताकत से इसकी रक्षा करेंगे। चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। गौरा देवी का सामाजिक बहिष्कार किया गया, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। चिपको आंदोलन पूरे चमोली जिले और टिहरी गढ़वाल जिले के कुछ भागों में फैल गया था। यह संपूर्ण रूप से महिला केंद्रित आंदोलन था। महिलाओं ने वनों को बचाने के लिए नए नए तरीकों का उपाय किया। हैनवाल घाटी में महिलाओं ने अपने शरीर पर कीचड़ से पेड़ों के घाव बनाकर प्रदर्शन किया था। चीड़ और देवदार के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई का महिलाओं द्वारा विरोध प्रकट किया गया। इस संबंध में राधा कुमारी ने कहा है, प्रत्येक विरोध चाहे वह पेड़ों को बचाने से हो अथवा उनके घाव भरने से हो, इससे महिलाओं की प्राकृतिक से निकटता व उनका यह विश्वास मजबूत हुआ है कि उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी है और उन्हें बचाना है, ना कि उनका दोहन करना है और उनको नष्ट करना है। इसी दौरान चंडी प्रसाद भट्ट और उनके संगठन की सहायता से महिलाएं मंडल दलों का भी गठन किया गया। चिपको आंदोलन के दूरगामी प्रभाव से संबंधित सर्वोदय कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा का कहना था कि मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब पहाड़ी महिलाओं का यह अहिंसात्मक आंदोलन इस देश की सत्ता के केंद्रों से ऊपर से नीचे लाने में सहायक होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया फैसला। हिमालय से 100,000 मीटर के ऊपर की ऊंचाइयों पर वाणिज्य वनों की कटाई पर रोक लगा दी गई। भोजन, चारा और ईंधन देने वाले पेड़ों को गांव के आसपास लगाने का फैसला लिया गया। गांव के लोगों को सरकारी वनों से सूखी टहनियां तथा पत्तियां लाने का अधिकार दिया गया। चिपको आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के संबंध में डेविड ने अपना मत प्रकट किया है कि इस आंदोलन का दूसरी जगह भी दूरगामी प्रभाव पड़ा। यह आंदोलन विश्व में पूरे पर्यावरण आंदोलन की निशानी बन गया। तो इस प्रकार से चिपको आंदोलन भी समाप्त होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असम में विद्रोह। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम अर्थात उल्फा का गठन 7 अप्रैल 1979 में हुआ था। इसका जन्म
इसका जन्म विदेशी विद्रोह आंदोलन की आतंकवादी शाखा के रूप में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे असम में इसका संबंध उदारवादी ताकतों से अलग हो गया। 1990 में इस संगठन को अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन सन 1990 में उल्फा को समाप्त करने के उद्देश्यों से सैनिक ऑपरेशन प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन बजरंग के समाप्त होते ही 1991 में अन्य ऑपरेशन राइनो प्रारंभ किया गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था उल्फा को समाप्त करना और असम के लोगों से इसे अलग करना। उल्फा की एक शाखा भारत सरकार से वार्ता कर रही थी कि और अन्य शाखाओं ने सरकार के समक्ष समर्पण कर दिया गया था, जिसे सुल्फा के नाम से जाना गया। इसके अतिरिक्त एक ऑपरेशन राइनो 1 के नाम से चलाया गया, जिसका उद्देश्य था युवाओं को समझौते की मैच पर लाना। 2004 में असम की लोकप्रिय साहित्यकार इंदिरा गोपाल स्वामी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उल्फा के अध्यक्ष रविंद्र राजखोवा ने कहा कि यदि भारत सरकार के शीर्ष पत्र पर हस्ताक्षर तथा सरकारी मोहर एवं कार्यसूची पर प्रभुता के साथ असम की प्रभुता पर विचार किया जाता है तो वे वार्ता के लिए तैयार हैं। गोस्वामी तथा भारत सरकार द्वारा प्रभुता के प्रश्न पर कानूनी विशेषज्ञों से संपर्क किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने असम में घुसपैठ और गंभीर समस्या माना और कहा कि यदि वह हिंसा का त्याग करते हैं तो मैं उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित करूंगा, लेकिन हिंसा और वार्ता दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। असम की संप्रभुता के संदर्भ में उल्फा द्वारा 11 सदस्यों का एक लोक सलाहकार समूह बनाया गया। ये पहला अवसर था जब उल्फा ने शांति प्रक्रिया में सिविल सोसाइटी के लोगों को शामिल किया गया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि भारत सरकार तथा लोक सलाहकार समूह के बीच करीबन 13 बार वार्ताएं हो चुकी हैं। बहरहाल असम में सैनिक अभियान जारी है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने संगठन से लिखित में जवाब मांगा है कि वे भारत सरकार के साथ वार्ता का वचन निभाने का आश्वासन दे। इसी तरह उल्फा भी भारत सरकार से लिखित आश्वासन चाहती है। दोनों पक्षों के मध्यम अविश्वास सफल झलक रहा है। इसके परिणाम स्वरूप लोक सलाहकार समूह ने वार्ता से स्वयं को अलग कर लिया है और सैनिक अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त अनेक शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो देखिए, ये तो आपका असम आंदोलन असम विद्रोह के बारे में था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नोआखली के संदर्भ में गांधी जी की निर्भरता और साहस के विचारों की समीक्षा कीजिए। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, निर्भरता और साहस के विचार। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं हम। गांधी जी की परम इच्छा थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग बहादुर और साहसी बने, लेकिन उन दोनों में ही इस अनिवार्य मानवीय गुण का अभाव था। अपनी यात्राओं के दौरान गांधी जी ने लोगों के साहसी बनने का अनुरोध किया था, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा कवच के अभाव में हिंदुओं में भय की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक था। निसंदेह नोआखली के हिंसात्मक माहौल में निर्भरता की बात करना कोई समझदारी नहीं थी। गांधी जी ने नोआखली के हिंदुओं को सैनिक सुरक्षा करने की बात को भी इनकार कर दिया। उनका विचार था कि इससे वातावरण अधिक खराब हो सकता है। इसी प्रकार गांधी जी ने हिंदू महासभा उस विचार का भी खंडन किया कि हिंदू आबादी को किसी सुरक्षित स्थान पर पृथक रूप से रखना चाहिए। इस बिंदु पर गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि इसका अर्थ होगा दोनों युद्ध की तैयारी और दो राष्ट्रों के सिद्धांत का पालन करना। निसंदेह गांधी जी का विचार साफ था कि लोगों को अपने स्थान पर डटे रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपार साहस और स्वेच्छा से मृत्यु का सम्मान करना चाहिए। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी ग्रामीणों को एक दूसरे के लिए उत्तरदायित्व लेना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी हिंसात्मक वातावरण पर उत्तरदायित्व को प्रतीकात्मक रूप
प्रयोग करना चाहते थे। इसके साथ ही वह समय देशांतरण का था। इस बिंदु पर गांव का मानना था कि यदि बंटवारा होता है तो यह संपूर्ण होना चाहिए। नोआखली के उपदाव का सर्वाधिक प्रभाव महिलाओं पर पड़ा था। वह भयभीत थी और शौक में डूबी हुई थी। गांधी जी ने उन्हें साहसी बनाने को कहा। उन्होंने हिंदू महिलाओं को सीता एवं सावित्री की तरह जीने को कहा। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने उन्हें मुस्लिम महिलाओं की अज्ञाता और अशिक्षितता दूर करने के लिए सहायता देने को कहा। इसी प्रकार महिला धीरे धीरे साहसी होती चली गई और उन्होंने घर से बाहर निकलना प्रारंभ कर दिया। निसंदेह गांधी जी ने नोआखली में उद्भूत साहस का परिचय दिया। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उन्हें दिए गए सुरक्षा कवच को भी हटा लिया जाना चाहिए ताकि लोग उनसे मिलकर अपने मन की बात कह सकें। गांधी जी एक निर्भीक व्यक्ति थे। उनकी यात्रा भी निर्भीकता से भरी हुई थी। देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेत्रा केली और जर्मन ग्रीन्स। तो देखिए पहले है परिचय। पेत्रा केली जर्मन ग्रीन्स पार्टी की गांधीवादी नेता थी। सन 1947 में उनका जन्म एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। सन 1960 में उनका परिवार अमेरिका के दक्षिणी भाग में बस गया था। केली ने वॉशिंगटन में राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई की और वहीं पर उसे थ्योरी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस सिद्धांत का ज्ञान हुआ। केली की जीवनकार सारा पार्किंग का कहना है कि गांधी जी और मार्टिन लूथर किंग पेट के भगवान थे और थ्योरो तथा जेनिसर इनकी बाइबल थी। प्रारंभिक कार्य सन 1972 में परमाणु विद्रोह आंदोलन की सक्रियता। सन 1980 में जर्मन ग्रीन्स पार्टी की स्थापना और उसका प्रथम नेता चुना जाना। सन 1983 में अन्य 26 ग्रीन्स नेताओं के साथ जर्मन संसद के लिए चुना जाना। पूर्वी जर्मनी और मॉस्को के प्रदर्शन के साथ परमाणु संस्थापनाओं एवं सैनिक अड्डों के खिलाफ अनेक संस्थाओं व हिंसात्मक प्रदर्शनों का नेतृत्व। तिब्बत में चीनी द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन का विरोध। केली पर गांधी सिद्धांतों का प्रभाव। केली सक्रिय अहिंसा के लिए प्रतिबद्ध थी। उनकी राजनीति सत्य पर आधारित थी। उनकी राजनीतिक भी आध्यात्मिक अंतरात्मा से आई थी। उनका विश्वास था कि हम अपनी राजनीतिक समस्याओं का आध्यात्मिक समस्याओं के निदान के बिना नहीं कर सकते। केली का यह भी कहना था, गांधी जी द्वारा अपनाए गए अहिंसक के आध्यात्मिक रास्ते मेरे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। केली ने राजनीतिक के सभी स्तरों पर गांधीवादी तरीकों से सविनय अवज्ञा का विस्तार किया। इस प्रकार अपने देश में एक प्रकार की गांधीवादी संस्कृति का विकास करने का प्रयास किया। अनेक धमकियां के बावजूद भी केली ने गांधी जी की तरह ही पुलिस सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया था। केली के व्यक्तिगत जीवन में तनाव। ग्रीन पार्टी के अंतर्गत दो दल थे, रालोस तथा फंडिस। रालोस एक ऐसा दल था जो सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होना चाहता था। पोस्का फीसर इसका नेता था। फंडिस रालोस के विचार से अलग था। केली ने इन दोनों दलों से स्वयं को ऊपर रखा, जबकि यह सत्य है कि फंडिस के साथ उनकी नजदीकियां अधिक थी। पत्रकारिता की भूमिका पर केली के विचार। गांधी जी की तरह केली भी अच्छी पत्रकारिता की भूमिका चाहती थी। उनके अनुसार नैतिकता कार्यकर्ता के लिए मीडिया के माध्यम से अपने लक्ष्य के लिए अधिक प्रचार तथा समर्थन मिल सकता है। यह सत्य है कि केली एक मीडिया स्टार थी, परंतु उनकी पार्टी में अनेक लोग ऐसे थे जो मीडिया की अवमानना करते थे। ग्रीन पार्टी का पतन। सन 1990 में संसद के लिए आम चुनाव कराए गए। इसमें पूर्व और पश्चिमी जर्मनी के एक साथ मतदान किए। केली का नाम चुनाव लड़ने वाले की सूचना में नहीं था, क्योंकि ग्रीन पार्टी ने व्यक्तित्व मुक्त आंदोलन चला रहा था। इन चुनाव से पूर्व जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी की ग्रीन पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़े, परंतु पूर्व जर्मनी ने ग्रीन से इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया। यदि दोनों ग्रीन पार्टियां गठबंधन कर लेती तो संसद में 40% सीट प्राप्त कर लेती। परिणाम स्वरूप पश्चिमी ग्रीन पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। केली का निधन। 9 अक्टूबर 1992 को पुलिस ने पेत्र केली और उसके पति जेट बास्टिन के शव खराब स्थिति में बरामद किए। सबूतों के अनुसार केली को गोली मार दी गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि परमाणु माफिया द्वारा केली को गोली मार दी गई थी। केली को किसने मारा, ये एक रहस्य बन गया है।
तो देखिए आज के हमारे ये सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं इसकी अब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसमें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगी और 2019 का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो।